हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन फास्ट रिवाइज करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आंसर मैंने लिख दिए। शॉर्ट में कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको किस तरह से लिखने होंगे। ये पॉइंट पॉइंट याद रखना है और जाके एग्जाम में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो पहला पेपर हम ले रहे जुलाई 2024 का। जुलाई 2024 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से आए थे? जनरली 1 मार्क्स 2 मार्क्स करोगे फिर भी इनफ मार्क्स आते हैं। देन हम 3 मार्क्स की ओर जाने वाले। मीन 3 मार्क्स की क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसका सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम सिर्फ 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही स्टडी करें। तो 1 मार्क्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा। अब 2 मार्क्स का वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। तो 2 मार्क्स में हम पहला पेपर स्टार्ट करने वाले 2024 जुलाई का। सो देखो, पहला क्वेश्चन उसमें 2 मार्क्स में पूछा गया है, शो दैट द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपको यहाँ दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहले हमारा पीवी वाला फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर, वी एवरेज ये हमें पता है। तो ये हमने आरएमएस वैल्यू वाला फॉर्मूला लिखा है। एंड देन एनर्जी का भी वैल्यू आपको याद रखना, एन हाफ एम वी स्क्वायर मीन वैल्यू है ये, मीन वैल्यू। तो ये मीन वैल्यू और दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो देखो एन एम वी इज नथिंग बट, यहां हाफ नहीं है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये हमारा पीवी इज इक्वल टू, इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, 2/3 ई, 2/3 ई। देन पीवी का हम नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन केबीटी। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो अब हमें मिलेगा 2/3 ई इज इक्वल टू एन केबीटी एंड ई बाय एन इज इक्वल टू 3/2 केबीटी एंड देयरफॉर एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां हम क्या लिखेंगे, therefore E by N is directly proportional to temperature। तो सिंपली हमने ये प्रूव कर दिया। आपको दो फॉर्मूले, यहाँ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पीवी का एक फॉर्मूला 1/3 nm एवरेज वेलोसिटी, देन यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला एंड देन पीवी इज इक्वल टू एन केबीटी वाला फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो आपको ये डेरिवेशन आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखो, एक्सप्लेन द साइक्लिक प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। तो यहाँ हमने साइक्लिक प्रोसेस का डायग्राम ड्रॉ किया है। सो इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करेगा, बी में जाएगा, वापस रिटर्न ए पे आ जाएगा। सो इट रिटर्न्स द इनिशियल स्टेट, ये वापस इनिशियल स्टेज पे आता है। तो ये ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें वापस पार्टिकल अपने जगह पे या वापस प्रोसेस अपने जगह पे आता है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेज इसका सेम होता है। इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 होता है और जो भी हीट सप्लाई होता है दैट इज यूज्ड फॉर द वर्क डन, दैट इज यूज्ड फॉर द वर्क डन एंड ऑल हीट इंजन वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस। सारे के सारे हीट इंजन, सारे के सारे हीट इंजन किस पे प्रोसेस करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस पे डिपेंड रहते हैं। देन शॉर्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में डिस्टिंग्विश बताना है। दो पॉइंट आपको बताने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड इज ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम। प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम जाता है। देन एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल आर डिफरेंट, किसमें, स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हर एक पार्टिकल का डिफरेंट होता है। देन ट्रांसपोर्ट एनर्जी वाइल प्रोपोगेशन, तो जब प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल करता है तो एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। एंड जब स्टेशनरी वेव, तो ये रुका हुआ वेव है, सो ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाता। बस 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट इनफ होते, 1-2, ठीक है। दो ही डिफरेंस आपको लिखने होते हैं। देन एक्सप्लेन द बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ का आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, लेकिन स्टेटमेंट याद रखने के लिए आपको इस तरह का मेथड यूज करेंगे तो अच्छा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, is directly proportional to length element, it is directly proportional to angle between length element and distance r from length element, and magnetic field at point is inversely proportional to r square, there dB is proportional to I dl sin theta divided by r square। तो ये आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन I dl एंड dB और r एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। देन सबको हम कनेक्ट करेंगे और ये फॉर्मूला बनेगा। अगर हम कांस्टेंट भी लिखते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है, μ0/4π, μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बस ये हो गया आपका बायो-सैवर्ट्स लॉ विद अ सुटेबल डायग्राम। नेक्स्ट ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ ए वैन डी ग्राफ जनरेटर। अब डायग्राम ड्रॉ करने
के लिए आप बुक रेफर कर सकते हो। डायग्राम में यहाँ नहीं ड्रॉ करता, वेन डी ग्राफ जनरेटर का डायग्राम ड्रॉ करना है और 2 मार्क्स के लिए मिनिमम आपको 4 लेबल तो देने ही है, 4 लेबल तो लेने ही है। ठीक है, वेन डी ग्राफ का जनरेटर का डायग्राम अच्छे से करके जाओ एंड देन उसमें 4 या 5 लेबल करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। एक एक मार्क का क्वेश्चन है। एलसीआर का पावर ERMS IRMS इंटू cos फाइव, cos फाइव को पावर फैक्टर कहा जाता है, ये हमें पता है। देन क्यू फैक्टर का फॉर्मूला 1/r अंडर रूट L/C। तो ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला 1 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको लिखने होते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर विद यूजिंग नीट लेबल डायग्राम। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, इसे लिखना होगा आयन कोर, देन प्राइमरी कॉइल, यहां होगा सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। देन आयन कोर, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अब इसका आपने फॉर्मूला तो प्रिपेयर किया है। अब हमने कहा फ्लक्स इज नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स पर यूनिट टर्न, ये क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट टर्न। सो देयरफॉर NP एंड NS नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, शॉर्ट में लिखता हूं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देयरफॉर प्राइमरी फ्लक्स क्या होगा, NP एंड सेकेंडरी वाला फ्लक्स क्या होगा, NS इज इक्वल टू NS फाइव। अब हमें क्या फाइंड करना है, EMF। देयरफॉर EMF का फॉर्मूला EP इज इक्वल टू NP d∅dt में डायरेक्टली लिख देता हूं। इसका हमें चलो थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा देता हूं। EP इज इक्वल टू क्या होगा, d∅p/dt एंड दैट इज इक्वल टू NP d∅dt। और सिमिलरली यहां ES इज इक्वल टू क्या होगा, dt इज इक्वल टू NS d∅dt। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे ES/EP तो ये कांस्टेंट टर्म चला जाएगा और आएगा NS/NP, ये आएगा इक्वेशन 1। देन हम यूज करेंगे इनपुट पावर इज इक्वल टू, फॉर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। किसके लिए होता है ये, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। सो इनपुट पावर क्या होगा, EP/IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। देन ES/EP इज इक्वल टू IP/IS, ये आएगा सेकेंड फॉर्मूला। अब दोनों फॉर्मूला को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ES/EP इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू IP/IS। ठीक है, इसको याद रखना है, शॉर्ट में इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखना है और ये फॉर्मूला लिखना है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग एंड नीट लेवल डायग्राम से एक्सप्लेन किया, अच्छा हुआ। अब देखो, अ गैल्वेनोमीटर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम and the full scale deflection current is 0.2 milliampere. What is the resistance should be added to it to have the range of 10 volt? तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100, IG है हमारा 0.2 मिली एम्पियर, तो मिली को कन्वर्ट कर दिया 2 इंटू 10⁴ एम्पियर में, और V का वैल्यू हमें कितना चाहिए, 10। तो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IG/R प्लस G। वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू है 10 इज इक्वल टू, IG का वैल्यू हमारा कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, R का वैल्यू फाइंड करना है और G का वैल्यू है 100। तो सिंपली अब इसको डिवाइड में लेके जाओ, तो क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू R प्लस 100। सो ये होगा 5। सो 5 इंटू 10⁴ मीन्स 1 2 इज इक्वल टू R प्लस 100 एंड 50,000 माइनस 100 इज इक्वल टू R। ये क्वेश्चन आता है, सो अगर आपने माइनस किया तो कितना आएगा, R इज इक्वल टू 49900, ये आएगा हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये सम भी पूछते हैं, 1-2 बार पूछा है। नेक्स्ट, an electron in a hydrogen atom stays in its second orbit for 10⁻⁻8 second. How many revolution it will be makes around the nucleus in the time?
तो अब ये 10⁻⁻⁸ सेकेंड के लिए सेकेंड ऑर्बिट में रह रहा है, तो उस टाइम में वो कितना रिवोल्यूशन करेगा। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन सरकमफरेंस, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उतने टाइम में डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस। तो दोनों हमें निकालना है। तो टाइम कितना है 10⁻⁸ सेकेंड, वेलोसिटी कितना वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, सो ये वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है 1.07 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड ऑर्बिट में। देन रेडियस कितना है हमारा 2.14 इंटू 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। अब हम सरकमफरेंस पहले फाइंड करेंगे, डिस्टेंस नथिंग बट सरकमफरेंस। सो सरकमफरेंस क्या होता है 2πr, वैल्यू पुट किया 2 इंटू 3.14 इंटू 2.14 इंटू 10⁻10 देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी इंटू टाइम इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, so velocity into time 10⁻⁻10 into 1.07 into 10⁻6, दोनों को डिवाइड कर दो। सो रिवोल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस, एक सरकमफरेंस। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने टोटल डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस करोगे तो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएगा। सो दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिया। 1.7 देखो यहाँ मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और 6, तो ये 10⁻², so 1.07 into 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 into 3.14 into 2.14 इंटू 10⁻10। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है क्योंकि अभी सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, 7.96 इंटू 10⁻6। अगर आप गिवन लिखते हो और कन्वर्जन होता है तो मार्क्स मिलते हैं, कन्वर्जन नहीं होता तो गिवन को मार्क्स नहीं होते। आप फॉर्मूला लिखते हो फिर भी आपको हाफ हाफ मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, फॉर्मूला के लिए भी मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट, torque of magnitude 400 Newton meter acting on the body of mass 40 kg produce an angular acceleration of 20 radian per second square. Calculate the moment of inertia of body. So torque हमें दिया है 400, m हमें दिया है 40 kg, अल्फा 20 रेडियन। तो देखो सम सॉल्व करना कभी कभी बेनिफिशियल होता है क्योंकि सम छोटे से सॉल्व करने पे आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। सो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन अल्फा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। सो टॉर्क का वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 20, तो ये होगा 20 kg मीटर स्क्वायर। तो सीधे सीधे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने फॉर्मूला भी लिखा तो यहाँ आपको 1 मार्क्स तो डेफिनेटली दे देंगे, ओके, या हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, अ बार मैग्नेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 500 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑसोलेट्स विद द टाइम पीरियड ऑफ 3.142 सेकेंड in a horizontal plane. What is the magnetic moment if the horizontal component of earth magnetic field is 4 into 10⁻⁻5 टेस्ला। हमें बेसिक पॉइंट पे कभी भी जब भी सम आता है तो बेसिक पॉइंट को याद रखना है, बाकी कुछ भी लिखो। तो यहां देखो होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मींस हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है, क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। सो B इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵। देन हमें क्या दिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 500 ग्राम पर सेकेंड, तो ग्राम को कन्वर्ट किया तो 10⁻³ आए और सेंटीमीटर को 10⁻⁻4 स्क्वायर है तो ये होगा 10⁻⁻7। टोटल क्या होगा 10⁻⁻7 kg पर मीटर स्क्वायर। देन टाइम हमें दिया है 3.142 सेकेंड और हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट हमें निकालना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√2π√mb mb/I, तो स्क्वायर होगा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, सॉरी I/mb है ना, I/mb। I/mb ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। T इज इक्वल टू 2π√I/mb, तो इसका स्क्वायर किया एंड देन टर्म शिफ्ट किया, T को यहाँ लेके आए, बाकी कुछ नहीं किया है। सो सेम ये फॉर्मूला हमने यूज किया टाइम पीरियड वाला मैग्नेट में, सारे वैल्यू हमने पुट कर दिए। 4 इंटू पाई 3.14 स्क्वायर इंटू आई का वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁻7, देन टी का वैल्यू भी सेम है 3.14 स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁵, तो ये कट हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन 4 भी कैंसिल हो गया। तो देखो सम कितनी इजी होती है राइटिंग की। सो 500 इंटू 10⁻, ये -7, -5 ऊपर चला गया, +5 हो गया तो -2 एंड इट इज m इज इक्वल टू 5 एम्पियर पर मीटर, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑर्बिटल मूवमेंट का। नेक्स्ट, अ टेलीस्कोप हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर 2.5 मीटर, what is the angular resolution when the observe at the 7500 Armstrong unit। so हमें लैम्बडा दिया है, लैम्बडा इज इक्वल टू 7500 Armstrong unit, Armstrong unit 10⁻⁻10 मीटर।
तो अगर हमने वैल्यू पुट किया और जीरो निकाल दिया तो 7.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ए का वैल्यू हमें दिया है, डायमीटर अपर्चर दिया है दैट इज 2.5 मीटर, एंड थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सिंपली फॉर्मूला है 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय ए, 1.22 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁷, 25 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। ये आ गया आपका आंसर 2 मार्क्स के क्वेश्चन का। देन इसके बाद हमारा जुलाई का पेपर खत्म हो चुका है, 2 मार्क्स क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं 2024 मार्च के पेपर पे, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो देखो, एक्सप्लेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम व्हेन गैस इज हीटेड। जब गैस हीट करता है तो हमें पता है कि इनिशियली हमारे पास एक पिस्टन है, उसके अंदर या चेंबर है, उसको हमने पिस्टन लगाया है, उसको हमने उसमें अंदर गैस मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, अब इसको हम हीट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, जैसे हम इसको हीट करते हैं तो एक्सपांड होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर, और इंटरनल टेम्परेचर जो होगा वो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, सराउंडिंग से ज्यादा हो जाएगा। सो हीट यहां से ऊपर ट्रांसफर होती है और एक्सपांशन होगा, और क्या होगा, एक्सपांशन होगा। सो गैस एक्सपांड होगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सो ये सिंपल सिस्टम है, आपको अच्छे से पॉइंट में इसको लिखना होगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट बाय यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल। तो कंसिडर अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट पे हम क्या लेंगे, कुछ पॉइंट लेंगे ए बी सी एंड डी। अब एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। वो क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वेवलेट को प्रोड्यूस करेगा। सो ये सी टी टाइम से ट्रैवल करेगा, कौन से टाइम से, सी टी ट्रैवल से टाइम करे, इसमें सी टी इतने वेलोसिटी से ये ट्रैवल करे, इसमें वेलोसिटी क्या होगा इसका v t, तो इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। सो डिस्टेंस इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, सो ये हमारे हाइजेन प्रिंसिपल के हिसाब से इसको लेना है। तो कंसीडर अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसमें हमने ए बी सी डी पॉइंट ले लिए, एवरी पॉइंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट मीन्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट प्रोड्यूस करेगा, और पीछे वाले मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट इफेक्टिव नहीं होगा। अब अगर हम इसको टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सबको, या एनवलप ड्रॉ करते हैं सबको, एनवलप ड्रॉ करते हैं तो नया वेव फ्रंट बनता है। बस इतना ही आपको लिखना है, ये पॉइंट वाइज लिखना है हाइजीन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। और देखो एम्पियर करंट का है, एम्पियर यूनिट किसका है, करंट का, तो यहाँ आ गया I1, और मीटर लेंथ का है, सो लेंथ -1। तो इससे यूनिट से ही आपको डायमेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 2 मार्क्स का इसका डेफिनेशन भी लिखना है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द वॉल्यूम, ये आपको लिखना है, देन फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये आपको 2 मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको, डायग्राम ड्रॉ करना है, देन फोर्स के 2 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। सो जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमारा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma। बट एक्सेलरेशन हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर एक्स ऑफ डी टी स्क्वायर, ये हम लिखते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करो। सो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब के एक्स को इस तरफ लेके आओ, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। देन m से डिवाइड कर दो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। एंड के बाय एम क्या होता है हियर, k by m is equal to ओमेगा स्क्वायर, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डायग्राम ड्रॉ करना होगा, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करना होगा, एंड देन इसको लिखना होगा। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर हैज द रेजिस्टेंस 30 ओम एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 20 माइक्रो एम्पियर। What is the resistance should be added to have the range 10 volt? Once again same problem, फॉर्मूला हमने
पहले भी यूज किया है, वही प्रॉब्लम है, सिर्फ अलग थोड़े से टर्म चेंज हुए हैं, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप सॉल्व कर सकते हो। सेम प्रॉब्लम देखो गैल्वेनोमीटर, यही प्रॉब्लम वंस अगेन पूछा गया है, सिर्फ आपके क्या किए, थोड़े से टर्म चेंज किए। तो हर बार ऐसा ही किया जाता है, जनरली टर्म्स को चेंज किया जाता है, बाकी न्यूमेरिकल का पैटर्न वही रहता है। नेक्स्ट देखो आपने बायो-सैवर्ट्स लॉ, ये भी हमने एक्सप्लेन किया है, बायो-सैवर्ट्स लॉ भी एक्सप्लेन किया है, तो बायो-सैवर्ट्स लॉ भी वो उसी तरीके से लिखना है। देन एलईडी, व्हाट इज एलईडी? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ड्रॉ द सर्किट सिंबल। तो मैंने, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने कहा था इसमें आपको जनरल एक स्टेटमेंट तो लिखना है, इट इज अ पीएन जंक्शन, इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड, दैट इसका सिंबल ड्रॉ करना है। ये फॉरवर्ड बायस में यूज होता है, यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, ओके, यूज इन अ फॉरवर्ड बायस। अब लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड ये फॉरवर्ड बायस में यूज होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर कंबाइन होते हैं तो ये लाइट इमिट करता है। ये क्या इमिट करता है? लाइट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? लाइट में कन्वर्ट करता है। अब डायग्राम आपने देखा होगा, इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, कैविटी होता है, ओके, वो डायग्राम। तो शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करना है बस। लाइट, व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बारे में लिखना है। तो इसमें एन रीजन होता है, पे रीजन होता है। जब इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड इज कंबाइन विद द होल्स विद द वैलेंस बैंड, एंड एनर्जी बाहर आती है, एनर्जी बाहर आती है, और वो लाइट के फॉर्म में होती है, और सर्किट सिंबल आपको ड्रॉ करना है बस। शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करना है। देन एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग। अब ये प्रॉब्लम में याद रखना ये फॉर्मूला BLV, जहां भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वेलोसिटी दिखाई देंगे न्यूमेरिकल में, यही फॉर्मूला यूज करना है। बाकी कुछ भी दिया जाए, अ एयरक्राफ्ट ऑफ द विंग ऑफ स्पैन 60 मीटर, तो लेंथ दिया है आपको। हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, एंड स्पीड आपको दिया है 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे वैल्यू हमने पुट कर दिए इसमें। सो B का वैल्यू, L का वैल्यू और V का वैल्यू, सो E इज इक्वल टू BLV, सारे वैल्यू पुट कर दिए। देन हमने मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 3 30 इंटू 10⁻³ आया। देन मल्टीप्लाई किया और आंसर 1.8। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, देख के भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन derive the expression for the maximum speed for the vehicle moving in the horizontal सर्कुलर ट्रैक। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक आप ड्रॉ कर सकते हो, डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है, उसके ऊपर व्हीकल आप ड्रॉ कर सकते हो। देन यहाँ आपको ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। रेडियस इसका r है अगर, तो mv²r इज इक्वल टू μsn। ये तो आपको पता है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों इक्वल होंगे। एन की जगह हम mg पुट करेंगे, देन एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड v² इज इक्वल टू μ²rg, एंड v इज इक्वल टू √μsrg। ये हमारा फॉर्मूला होगा। सिंपली इसको एक्सप्लेन करना होगा 2-3 लाइन में, और ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, a horizontal force of 0.5 Newton is required to move the metal plate of area 10⁻² meter square with the velocity of 3 into 10⁻² meter per second when it rests on 0.5 into 10⁻³ meter thick layer of glycerin. Find the coefficient of viscosity of glycerin. तो हमें फोर्स दिया गया है 0.5 न्यूटन, देन एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर, dv हमें दिया गया है, डिस्टेंस, सॉरी dv हमें दिया गया है, वेलोसिटी dv इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, एंड dx हमें दिया गया है 0.5 इंटू 10⁻³ m। तो अब हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला f डिवाइडेड बाय a dv बाय dx। तो सारे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻² इंटू 3 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁴, अब ये ऊपर चला जाएगा। देन मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 25, देन ये पावर ऊपर चला जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो गया, सो ये 10⁻⁻1 और डिवाइड बाय 3। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8.33 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट, टू ट्यूनिंग फोक हैविंग द फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज एंड 340 हर्ट्ज
are sounded together to produce a sound wave. The velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड. Find the difference in the wavelength of these wave. हमें वेवलेंथ में डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो जनरली फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, वेलोसिटी हमें दी गई है. सो हमें फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय एन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सो लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इज इक्वल टू v अपॉन n1 माइनस v अपॉन n2. इसमें से v कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2. सो 1 अपॉन, अब v का वैल्यू तो हमारे पास है 340, देन 1 अपॉन 320 माइनस 1 अपॉन 340. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर हम कहेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखो 340 कॉमन है, हटा दिया. 340 में से 320 गया तो 20 रिमेनिंग, तो 20 का 0 कट कर दिया. सो ये आया 1 अपॉन 16, दैट इज 0.625 एंड लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0.625 मीटर. बस इतना आपको सॉल्व करना है, सिंपल फॉर्मूला है. नेक्स्ट, calculate the change in angular momentum of electron when jump from third orbit to the first orbit. अब हमें angular momentum का फॉर्मूला पता है, nh by 2 pi. बोर सेकंड पोस्टुलेट. तो अब थर्ड से फर्स्ट पे ये जंप कर रहा है, तो n का वैल्यू 3 होगा और 1 होगा. सो 3h by 2 pi माइनस h by 2 pi, माइनस किया तो 2h by 2 pi h by pi. h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 raised to minus 34 एंड पाई का वैल्यू 3.14. अब दोनों को डिवाइड किया तो नियरली 2.11 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा आंसर आया. नेक्स्ट, अब पेपर हम 2023 जुलाई का अब हम सॉल्व करने वाले हैं. उससे पहले थोड़ा सा पीपीटी का एडजस्टमेंट में कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ प्रॉपर है कि नहीं, एंड देन हम इसको भी स्टार्ट करते हैं. चलो, जुलाई 2023 पीपीटी लग चुका है. अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे. हमारे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, स्टेट द कंडीशन फॉर द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने और उसको एक्सप्लेन करने. फर्स्ट पॉइंट, टू सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, टू सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, टू सोर्स मस्ट बी हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड टू स्लिट्स इज, दो स्लिट्स क्या होनी चाहिए, सोर्स के नैरो होने चाहिए. तो दोनों भी सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए. देन मोनोक्रोमेटिक, उनके दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों भी सोर्स है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए. और दो भी स्लिट है वो बहुत ही नैरो होने चाहिए. और बहुत सारे कंडीशन है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन ये भी ज्यादा होना चाहिए. ये सब आपको लिखना है, होते लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4.2 मार्क्स के लिए लिखने होते हैं. देन derive the expression for the electric field intensity due to long straight charge wire. अब हमें 5 स्टेप इसको याद रखना है. पहले तो डेंसिटी निकालनी है. ये लीनियर डेंसिटी आएगी चार्ज अपॉन लेंथ, उसमें से चार्ज का वैल्यू आएगा लैम्बडा इंटू एल. देन गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय इप्सिलॉन 0 लैम्बडा एल बाय इप्सिलॉन 0. इक्वेशन 1 आ गया, फ्लक्स निकाल लिया. देन हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे विथ रेडियस स्मॉल आर. यहाँ एक छोटा सा सरफेस लेंगे, ds, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है. ds और e में एंगल 0, तो कॉस का वैल्यू 0 आ जाएगा. यहाँ कॉस का वैल्यू 0 इज नथिंग बट 1. सो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e डॉट ds. कॉस का वैल्यू 1 आ गया, सो फ्लक्स इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ ds. अब टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल. देन दोनों फ्लक्स को हम इक्वेट करेंगे. E इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 0, एल कैंसिल एंड E इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इप्सिलॉन 0. ये आ गया हमारा E का फॉर्मूला. नेक्स्ट व्हाट इज ईडी करंट एंड टू एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट. देखो, जब हम मेटल प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करते हैं, स्वर्ल करते हैं या वर्लपूल जैसे गोल गोल घूमते हैं. सो दैट इलेक्ट्रॉन स्वर्ल विद इन द प्लेट एज इफ दे आर कॉट इन ईडीज. सो दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अ ईडी करंट. ये भी पहले हमने एक्सप्लेन किया है. देन एप्लीकेशन स्पीडोमीटर में, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स एंड इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज होता है, एप्लीकेशन होता है, ये याद रखना है. देन फॉर्मूला आपको लिखना है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड डिफाइन करना है. इंडक्टिव रिएक्टेंस देखो, ओमेगा एल 2 पाई एफ एल, ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया. और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ सी. सो इट इज द अपोजिशन ऑफर टू एसी करंट बाय इंडक्टर. Opposition offered to AC current by inductor is known as the inductive reactance, and opposition offered to AC current by capacitor. कैपेसिटर ने AC करंट को कितना अपोज कर रहा है, that is known as a
कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये याद रखना है दोनों डेफिनेशन। देन पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क, आपको पता है अगर प्रेशर इनिशियल प्रेशर से प्रेशर कम होता है, मींस अगर हम पिस्टन को अंदर मींस अंदर धक्का मार रहे हैं या अंदर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से कॉम्प्रेशन हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। सो वर्क डन बाय गैस, सॉरी वर्क डन ऑन गैस इज अ पॉजिटिव, वर्क डन ऑन अ गैस, अब गैस पे हम वर्क कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क होता है। और वर्क डन बाय द गैस, गैस पिस्टन गैस के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है और वर्क डन बाय द गैस इज अ निगेटिव। सो वर्क अगर हम गैस पे करते हैं तो पॉजिटिव होता है और गैस अगर वर्क करता है पिस्टन के ऊपर दैट इज अ निगेटिव। तो ये इसके दो ग्राफ है, वो आपको ड्रॉ करने हैं। देन स्टेट द लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग व्हेन टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। ये हो गया पहला लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? linear density. So fundamental frequency is inversely proportional to mass per unit length when tension and vibrating length is constant, when tension in vibrating length is constant। तो ये दो लॉ लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शो दैट एस इज इक्वल टू जी माइनस जी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो अब हमारे पास देखो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट पैरेलल में होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट पैरेलल में होता है, तो करंट आता है, करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, आईजी और आईएस, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आईएस, इसमें से आईएस का वैल्यू निकालेंगे आई माइनस आई जी, देन दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो एस इंटू आई एस एंड जी इंटू आई जी। अब यहां से हम s वहां लेके जाएंगे, सो डिवाइड में जाएगा, s इज इक्वल टू जी आई जी डिवाइडेड बाई आई एस, देन आई एस का वैल्यू हम पुट कर देंगे i माइनस आई जी, देन हम कहेंगे करंट इज n टाइम ऑफ आई जी, करंट इज n टाइम ऑफ आई जी, पुट कर दो n टाइम ऑफ आई जी, यहां से आई जी कॉमन आ जाएगा, कट हो जाएगा, सो s इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई n माइनस वन। ये क्वेश्चन वापस भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, de Broglie wavelength associated with the electron and proton as same, calculate the kinetic energy। तो kinetic energy का फॉर्मूला हमें पता है p स्क्वायर बाय 2me, तो दोनों के लिए अप्लाई कर दिया p स्क्वायर बाय 2me, p स्क्वायर कांस्टेंट है, हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है, तो कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, सो mp डिवाइडेड बाय me हम अप्लाई करेंगे, देन mp का हमें रिलेशन दिया, mp इज इक्वल टू 1836 इंटू एम ई, 1836 इंटू एम ई कैंसिल हो जाएगा, एंड 1836 डिवाइडेड बाई 1, ये आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। नेक्स्ट आते हैं हम, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ एंड लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके यूजिंग रेडियो एक्टिव डीके। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हमें दिया गया है, n इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। जब टाइम पीरियड होगा हाफ, तब मटेरियल क्या होता है, इनिशियल वैल्यू से हाफ हो जाता है, तो मटेरियल जब इनिशियल वैल्यू से हाफ हो जाता है तब जो टाइम पीरियड लगता है उसे कहते हैं हाफ टाइम। तो अब मटेरियल पहले n था, उसका क्या होगा n0, पहले हमारा n0 मटेरियल था, उसका हाफ हो गया, तो n0 बाई टू, n0 ई रेस टू माइनस लैम्डा टी हाफ। तो अब यहाँ से n0 कैंसिल हो गया, 1 बाई टी इज इक्वल टू, ये माइनस है तो डिवाइड में गया 1 अपॉन ई रेस टू लैम्डा टी हाफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर रेसिप्रोकल ले लो, ई रेस टू लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 2, देन अब e निकालने के लिए हमने ln ले लिया, नेचुरल लॉग टू द बेस e, सो लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू ln2 एंड t हाफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये आ गया हमारा हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन, इसके ऊपर सम भी हमने देखा है। नेक्स्ट, सिंपल, अ मोटरसाइकिल परफॉर्म अ स्टंट along the cylindrical wall of the well of death in an inner radius 4 meter, coefficient of static friction between the tires and the wall is 0.4, calculate the maximum period of revolution, calculate the maximum period of revolution। तो अब रिवोल्यूशन का पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, जी का वैल्यू 10 दिया है, सो v मिनिमम इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है अंडर रूट आर जी बाई म्यू, वेल ऑफ डेथ हमने स्टडी किया उसके लिए फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमने 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.4, इसको डिवाइड किया तो ये आएगा 10, सो 10 इंटू 10 100, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट, अब ये सर्कल में घूमेगा वॉल ऑफ डेट में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर इन टाइम टी, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम को यहाँ ले लिया, वेलोसिटी को यहाँ ले लिया, सो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, 2
इंटू 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10। अब हमने अप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 25.136 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 2.5136 सेकेंड। इतना हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला वैल्यू आ चुका है। नेक्स्ट कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द वाटर ड्रॉप इफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप इज 80 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक्सेस प्रेशर है मींस पी माइनस पी जीरो इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और टेंशन हमें दिया गया है 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अब हमें फॉर्मूला पता है, सिंपल फॉर्मूला पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू 2t/r। सो 2 का r t का वैल्यू हमने पुट किया 7.2 इंटू 10⁻², और r हमें फाइंड आउट करना है। अब पी आई माइनस पी जीरो इज इक्वल टू 80, ये वैल्यू पुट किया, r को इस तरफ और 80 को इस तरफ लेके गए, देन 2 से डिवाइड किया 40, देन 40 से यहाँ हमने डिवाइड किया, सो ये आएगा 0.18 एंड r इज इक्वल टू 0.18 इंटू 10⁻²। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द डायमीटर। बहुत लोग ये भूल जाते हैं, रेडियस निकाल के छोड़ देते, हमें डायमीटर पूछा गया है। तो यहां हमें डायमीटर निकालने के लिए रेडियस का डबल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये याद रखना है, रेडियस पूछा है या डायमीटर पूछा है। बहुत बार इसको कंफ्यूज किया जाता है, बहुत बार, और बहुत लोग आर निकाल के छोड़ देते हैं, तो मार्क्स कुछ कट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द current through the long straight wire at the distance of 2.4 centimeter where the magnetic field is a 16 micro tesla. So magnetic field mu I divided by 2 pi r। हमें क्या फाइंड करना है, करंट। तो करंट को बाकी सारे टर्म को उस तरफ लेके गए, करंट इज इक्वल टू 2 pi p r डिवाइडेड बाय म्यू। अब 2 pi एज इट इज मैंने रखा क्योंकि यहां हमें नीचे भी 4 pi आने वाला है। सो 2 pi एज इट इज 2.4 इंटू 10⁻² हमारा b का वैल्यू है, देन माइक्रो में है मींस r का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये वैल्यू पुट कर दिया, b और r का वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस का वैल्यू और b का वैल्यू पुट कर दिया, और म्यू का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो अब कट किया 2 पाई 2 पाई 2 कट गया, और यहाँ 8 आ गया, तो 2.4 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻1 सारे पावर को सेट किया। मींस अगर हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू 1.92 एम्पियर, ठीक है। इजी सम है ये। नेक्स्ट, अब हम आते हैं मार्च 2023 के पेपर पे। मार्च 2023 के पेपर पे 2 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें भी देखेंगे। डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट द फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। तो इसका डेफिनेशन लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, देन फॉर्मूला और एसआई यूनिट लिखना है। तो इसका डेफिनेशन भी लिखना है, एसआई वैसे भी पहले हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ टोरॉइड ऑफ n नंबर ऑफ टन्स, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, ये टोरॉइड का डायग्राम है, रेडियस आर है, इनसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम एम्पियर लॉ का यूज करेंगे, एम्पियर लॉ बी डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 आई। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, तो करंट n टाइम्स हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम टोरॉइड के लिए कैसे लिखेंगे, बी डॉट डी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। अब b तो कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dl, सो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r, सरकमफरेंस टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई r। सो इंटीग्रेशन 2 पाई r म्यू 0 एन आई, 2 पाई r को डिवाइड कर देंगे तो b म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इजी वे है इसको फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इज इक्वल टू R इंटू P, इसका डेरिवेटिव लेना है, dl बाई dt इज इक्वल टू d dt ऑफ R क्रॉस P। अब R क्रॉस P को हम सॉल्व करेंगे यहाँ, सो U इंटू V रूल अप्लाई करेंगे, R कॉन्स्टेंट dp बाई dt प्लस dr एंड P इस dr बाई dt, और P इस तरह से रहेगा। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट अ फोर्स एंड P इज नथिंग बट mv। P का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। सो यहां से V हमने कॉमन ले लिया, m बाहर रख दिया, V इंटू वी क्या होता है 0, V इंटू वी 0, एंड therefore dl by dt is equal to r cross f। r cross f is nothing but a torque, and if torque is 0 then L is a constant। तो L कंजर्व होता है when external torque is equal to 0। when external torque act on a body is 0 then angular momentum is conserved। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सिंपल। देन दो कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगाया, फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो दो कैपेसिटर को सीरीज में लगाया है, C1 C2 को वोल्टेज है V1 V2,
और इसमें से करंट या चार्ज फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट चार्ज इसमें से फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट चार्ज इसमें से फ्लो कर रहा है। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, लेकिन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू Q बाई C। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ आएगा फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q बाई C1 एंड सेकेंड के लिए Q बाई C2, दोनों के लिए सेम है। देन फॉर दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें एक कैपेसिटर मिलेगा दैट इज सी एस, तो Q अपॉन सी एस, Q कॉमन लेंगे, Q Q कट, 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सी एस इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। देन नेक्स्ट, explain why equivalent inductance of two coils connected in parallel is less than the inductive inductance of either of द कॉइल्स। तो अब हमारे पास दो इंडक्टेंस है जिसका इंडक्टेंस है L1 एंड L2। जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या आता है 1 अपॉन एल पी इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। सो LP इज इक्वल टू क्या होगा, L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इससे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट, विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? यस। अब वही फॉर्मूला यहां वापस लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, व्हेन स्मॉल रेजिस्टेंस connected in a parallel with the galvanometer, then galvanometer converted into ammeter, galvanometer converted into ammeter। यहां से करंट पास होगा IG, यहां से करंट पास होगा IS और ये टोटल करंट होगा I। देन इसको हमें सॉल्व करना है और ये फॉर्मूला हमें लेके आना है। जब हम शंट को लगाएंगे तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट में इसको लिखना है आपको, ठीक है। देन a 100 ohm resistor is connected to the 220 volt 50 hertz supply. Calculate RMS value of current and net power consumed over the full cycle. Net current consumed over the full cycle. So देखो RMS वैल्यू सिंपल है, ओम्स लॉ अप्लाई करना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, दोनों वैल्यू पुट कर दो तो 2.20। एंड पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट करोगे तो 484 वैट, ये आ जाएगा पावर का फॉर्मूला। नेक्स्ट, a bar magnet of 120 gram in the form of the rectangular parallelepiped has dimension L is equal to 40 mm, B is equal to 100 mm, H is equal to 80 mm with its dimension H vertical, and the magnet perform the angular oscillation in the plane of magnetic field with the period pi second. If the magnetic moment is 3.4 ampere meter square, determine the influencing magnetic field। तो B का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें M का वैल्यू दिया है, सो इसको kg में कन्वर्ट किया। देन L का वैल्यू दिया है mm में, उसको भी हमने कन्वर्ट किया। B का वैल्यू और H का वैल्यू सबको हमने कन्वर्ट कर दिया। देन T का वैल्यू पा है म्यू इज इक्वल टू 3.4 और M इज इक्वल टू 3.4। देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम बी और म्यू बी। अब हमारे पास आई का फॉर्मूला नहीं है, सो आई का फॉर्मूला फॉर पैरेलल पिपेट, रेक्टेंगुलर पैरेलल पिपेट, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रॉड के लिए जो अप्लाई करते वो हमने अप्लाई किया यहाँ। देन एल का वैल्यू पुट किया, बी का वैल्यू पुट किया डिवाइडेड बाय 12 एंड एम का वैल्यू 0.12 हमने पुट कर दिया एंड इसको सॉल्व कर दिया तो हमें आंसर मिला 1.7 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर मीटर। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया 1.7 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू बी। सो अब इसको कट किया, 1.7 2 जा 3.4 तो ये आ गया 2। देन 2 से इसको कट कर दिया, ये आ गया 2। ठीक है, देन अब इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया 4 और ये आ गया 2, इसको कट किया। सो हमने 2b इज इक्वल टू, ये 2b इस तरफ चला गया, 2b इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻, फिर 2 कट हो गया। सो b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है क्योंकि आई का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद रहा तो ही ये लिख सकते हो, नहीं कुछ आया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख के आ जाओ, ये कन्वर्जन कर लो तो 1 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, 2 पॉइंट्स। सो देखो फ्री वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज विद द टाइम। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्री वाइब्रेशन में डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड यहाँ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता रहता है। देन एनर्जी कांस्टेंट एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी कांस्टेंट रहता है फ्री वाइब्रेशन में। और फोर्स वाइब्रेशन में एनर्जी कांस्टेंट बाय द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से ये वाइब्रेशन रुकने वाले नहीं है तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 2 ही पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट,
Compare the rate of loss of heat from the metal sphere of 827 degree Celsius with the rate of loss of heat from the 427 degree Celsius if the temperature of surrounding is 27 degree Celsius। तो ऑलमोस्ट ये न्यूमेरिकल भी सेम है, इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो उसी टाइप का न्यूमेरिकल है, तो इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट, डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ 10⁻10 पर आवर at 20 hours from the start, it reduced to 5 into 10⁻9 per hour after 30 hours। कैलकुलेट डीके कांस्टेंट। तो अब क्या हो रहा है, ये रेडियो एक्टिव सैंपल डीके हो रहा है, तो उसकी एक्टिविटी हमें दी गई है। तो एक्टिविटी एट टाइम t1 इज इक्वल टू 10⁻10 पर आवर, एंड t1 का वैल्यू क्या था 20 आवर्स, एंड एक्टिविटी 2 एट टाइम t2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻9 पर आवर, एंड t2 का वैल्यू हमारा 30 आवर्स। तो अब हमारे पास एक्टिविटी का फॉर्मूला है, एक्टिविटी इज इक्वल टू a0 e रेज टू माइनस लैम्बडा t। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो a0 कांस्टेंट हो जाएगा, देन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। अब ये देखो 10 इंटू 10⁻10 है, तो पावर ऊपर चला जाएगा तो 10 बचेगा, तो 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 2 इंटू 10 e रेज टू, और यहाँ पावर ये ऊपर चला जाएगा तो 30 प्लस हो जाएगा, लैम्बडा कॉमन 30 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 10 लैम्बडा। देन ई को निकालना है तो ln लेंगे हम, ln ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 लैम्बडा। ln ऑफ 2 का वैल्यू हमें पता है 0.693 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे लैम्बडा, तो ये आएगा 0.0693, ये आएगा डीके कांस्टेंट। ये क्या आएगा हमारा डीके कांस्टेंट का वैल्यू। नेक्स्ट, अब यहां हमारा 23 के पेपर खत्म होते हैं, 23 के पेपर खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं जुलाई 2022 के पेपर एंड मार्च 2022 के पेपर, एंड ये पेपर दो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं इसके आगे। तो थोड़ा सा पीपीटी को एडजस्ट कर लेता हूं। चलो, पेपर का सेटिंग कंप्लीट हो चुका है, जुलाई 2022 के हमने इस पीपीटी लगा चुके हैं। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट के दो पेपर हमारे बचे हुए हैं। जस्ट पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कहा है, व्हाट इज कैपिलरी एंड स्टेट द एनी टू यूज ऑफ कैपिलरी। सो राइज ऑफ फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड दैट इज नोन एज अ कैपिलरिटी। एंड इसके दो यूजेस देखो, ऑयल राइज अप इन द विक ऑफ अ लैम्प, एंड सेकेंड ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब द इंक। ये दो आपको यूजेस, और भी यूजेस आप लिख सकते हो, ठीक है, से ये स्पेसिफिकली दो यूजेस लिखने हैं। देन डिफाइन द इमिसिव पावर एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो शॉर्ट में मैंने लिखा है हीट रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एट इमिशन, इमिसिव पावर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ratio of emissive power of body to the emissive power of perfectly black body is known as a coefficient of emission, coefficient of emission। समझ में आ गया। तो ये 2 मार्क्स के लिए 2 आपको लाइंस लिखना होगा। देन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ये कंटिन्यूअसली ट्रैवल करती रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है। नो पार्टिकल रिमेन इन परमानेंटली रेस्ट, तो कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट नहीं रहता। देन ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम ऑफ द कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक वाला जो कैपेसिटर है जिसका थिकनेस टी है, वो वाला डायग्राम यहाँ आपको ड्रॉ करना है, और उसके साथ लेबल भी देने होंगे, लेबल डायग्राम। ओके, सो लेबल आपको 2 मार्क्स के लिए 4 लेबल लिखने होते हैं, तो वो लेबल भी आप दे दो। नेक्स्ट, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डाइपोल एंड हेंस ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, एंड अब थीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो मिनिमम पोटेंशियल होगी माइनस mb, और थीटा इज इक्वल टू 180, देन प्लस mb, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लिखने होंगे। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन व्हाट इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। वंस अगेन ये आया है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड एक्सप्रेशन लिखना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। सो गायरोमैग्नेटिक रेशियो m ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय l e by 2me, ये फॉर्मूला होता है, सिंपल। नेक्स्ट, how does the wave theory of light fails to explain the observation of experimental photoelectric effect, any 2 point। अब वेव थ्योरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाते। तो पहले इंटेंसिटी वाला पॉइंट है, पहले कौन सा पॉइंट है, इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है मींस ज्यादा लाइट आती है तो एनर्जी भी ज्यादा होती, ऐसा वेव थ्योरी कहता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी बढ़ने से कोई भी एनर्जी नहीं बढ़ रही है, कोई भी एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ वेव थ्योरी फेल हो गई। दूसरा, इन जैसे ही लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाता है, लेकिन वेव थ्योरी में क्या होता है, वेव थ्योरी में जब वेव गिरेगा धीरे धीरे वो
इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलेगा। सो एनर्जी या लाइट कितनी भी कम हो, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके बाहर निकल सकता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, इंस्टेंटेनियस इमिशन होता है। ऐसा क्यों होता है? ये दोनों पॉइंट वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए वेव थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया आपको। देन सिस्टम रिलीज 125 kg ऑफ हीट वाइल 104 kg ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम दोनों भी निगेटिव है, रिलीज हीट और वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो Q और W हमारे दोनों भी निगेटिव है, इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट Q माइनस W। सो हमने इसका क्या लिया है? मैग्नीट्यूड लिया है। मैग्नीट्यूड लिया है तो माइनस किया, तो सिंपली माइनस करना है। सो ये आएगा 21 किलो जूल। ठीक है, कभी कभी एक वैल्यू जूल में देते हैं, एक किलो जूल में देते हैं, वो भी ध्यान रखना है। कभी कभी दोनों वैल्यू किलो जूल में नहीं देते। नेक्स्ट, a plane wavefront of light wavelength 4000 Armstrong unit is incident on the two slit on the screen perpendicular to the direction of light ray if the total separation of the 10 bright fringes on the screen is 2 meter away is 2 centimeter. Find the distance between the slit. अब देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? टर्म्स चेंज हो रहा है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो लैम्बडा दिया है, डी दिया है और डब्ल्यू दिया है। डब्ल्यू कितने विड्थ के लिए है? 10। तो 10 से हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो ये याद रखना है, सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे फ्रॉम द 2 सेंटीमीटर। तो ये इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारा डब्ल्यू का वैल्यू आ गया। से डी के लिए फॉर्मूला लैम्बडा डी बाई डब्ल्यू। ये न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है, तो ये न्यूमेरिकल करके रखो। 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻3। सो डी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर। सिंपल डेरिवेशन है, वैल्यू पुट करोगे 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, an EMF of 96 millivolt is induced in the winding of a coil when the current in nearly coil increasing at the rate of 1.2 ampere per second. What is the mutual inductance? M का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी का वैल्यू 1/2, डी आई बाई डी टी है 1.2 और E का वैल्यू 96 मिली वोल्ट है। तो मिली को कन्वर्ट किया 96 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब दोनों भी वैल्यू अगर हमें पुट करना है, M का वैल्यू निकालना है, तो M एक साइड ले लिया, डी आई बाई डी टी से डिवाइड कर दिया, दोनों वैल्यू पुट कर दिए, 96 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.2। सो 96 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁻1, 12 से डिवाइड कर लिया। सो 8 इंटू 10⁻² हेनरी, ये आंसर आ गया। इजी डेरिवेशन है। नेक्स्ट, सॉरी इजी न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट ये देखो वापस BLV वाला, E इज इक्वल टू BLV वाला, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, बाकी सारा कंसेप्ट सेम। ओके, तो ये वापस BLV वाले भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखो। देन सरफेस डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 2 kg per meter square. Find the moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. तो हमें क्या दिया है? सरफेस डेंसिटी सिग्मा का वैल्यू दिया है। डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है, सरफेस डेंसिटी मास अपॉन एरिया। तो एरिया डिस्क का क्या होगा? पाई स्क्वायर। तो उसके ऊपर हमने मास का वैल्यू यहाँ सिग्मा के टर्म में पुट कर दिया, सिग्मा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सो अब सिग्मा का वैल्यू हमारे पास है, पुट करो 2, पाई का 3.14, आर स्क्वायर आर रेस टू 4, इसका वैल्यू 10 इंटू 10⁻²। 2 कैंसिल हो गया, 3.14 इंटू 10⁻⁴ kg पर मीटर स्क्वायर। इजीली आ गया। टर्म हमें या नंबर हमें कभी कभी डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन सॉल्व करने पे इजीली आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, अब आते हैं मार्च 2022, हमारा लास्ट पेपर, उसके ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लिखना है, मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको डेफिनेशन लिखना है। इट इज अ सम ऑफ, और इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपको समेशन करना है इंडिविजुअल मास का, देन स्क्वायर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दोनों का प्रोडक्ट लेना है। सो इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और देन SI यूनिट kg मीटर स्क्वायर, m⁻⁴ l⁻², t⁻�0। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसमें पोल होते हैं, नॉन पोलर जिसमें पोल नहीं होते। व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज,
then it is known as a polar dielectric. Non-polar dielectric, when center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge, then it is known as a non-polar dielectric. Non-polar dielectric. तो सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, असिमेट्रिक अगर शेप होगा तो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। देन इसके एग्जांपल आपको लिखने होंगे, ओके, एग्जांपल लिखने होंगे, जैसे कि जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन नॉन पोलर होते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2O, H2O हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस एंड गिव टू टाइप्स ऑफ इट। ओके, थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपको लिखना है, टू और मोर स्टेट वेरिएबल आर चेंज, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट वेरिएबल चेंज होते हैं देन उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और उसके आप दो टाइप लिख सकते हो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के, जितने भी प्रोसेस है वो भी आप लिख सकते हो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक लिख सकते हो, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth और बोर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, तो यहाँ हमें पहले सेकंड पोस्टुलेट यूज करना है, बोर सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, सो ME VN RN इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। इसमें से V का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, V का वैल्यू। इक्वेशन 1 हमारा आ गया। देन सेकंड पोस्टुलेट, देन हमें यूज करना है फर्स्ट पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमने के लिए उसको कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ME VN स्क्वायर अपॉन RN इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 RN स्क्वायर। तो RN यहाँ कट हो गया एक, देन ME को यहाँ भेज दिया, VN स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर 4 पाई E एप्सिलॉन 0 RN। अब VN का वैल्यू इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो Vn का वैल्यू इसमें पुट कर दो, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ME स्क्वायर RN स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हो गया सब। अब यहाँ से देखो RN कट हो जाएगा, ME कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा। देन हमें RN का वैल्यू फाइंड करना है, तो RN उस तरफ जाएगा और ZE स्क्वायर इस तरफ आएगा और इप्सिलॉन ऊपर जाएगा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन 0 पाई ME ZE स्क्वायर, ये आ गया हमारा RN का फॉर्मूला, RN का फॉर्मूला। ये पूछा जाता है रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। नेक्स्ट, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। हार्मोनिक्स किसे कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल, मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n होगा, देन 2n 3n 4n, ये क्या होगा हमारा हार्मोनिक्स। एंड विदाउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज ओवरटोन, मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है तो 2n इज अ फर्स्ट ओवरटोन, 3n इज अ सेकेंड ओवरटोन। So fundamental frequency and all is integral multiple is known as a harmonics. Without fundamental frequency or all the integral multiple of fundamental frequency is known as a overtone. ये आपको लिखना होगा। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस लिखना है। पोटेंशियोमीटर EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मेजर करता है, वोल्टमीटर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्टमीटर पोर्टेबल होता है, पोटेंशियोमीटर पोर्टेबल नहीं होता, पोटेंशियोमीटर पोर्टेबल नहीं होता है। वोल्टमीटर से डायरेक्ट रीडिंग आता है, पोटेंशियोमीटर से डायरेक्ट रीडिंग नहीं आता, कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। देन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is revolving around a nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to minus 11 meter with the speed of 3 into 10 raised to minus 6 meter per second. Find the angular momentum of electron. So angular momentum का फॉर्मूला mvr, m का वैल्यू, v का वैल्यू, r का वैल्यू सीधे सीधे दिया गया है, mvr का वैल्यू हमें दिया गया है। देखो यहाँ कहाँ है इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन तो मास का वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन का लेना पड़ेगा, ये याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं दिया जाता है, तो मास कहाँ लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है, वहां से हमें लेना पड़ेगा। सो 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31, 3 इंटू 10 रेज़ टू 6, 5.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.447 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो वंस अगेन सेम वेव फ्रंट वाला फॉर्मूला आया है, सेम क्वेश्चन आया है, सिर्फ डी फाइंड आउट करना है। पिछली बार भी हमने सॉल्व किया था, सिर्फ वैल्यू चेंज होते रहते हैं। ये फॉर्मूला वाला सम बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। नेक्स्ट, 8 droplets of water each of 0.2 mm coalesces into the single drop. Find the decrease in the surface area. surface area हमें फाइंड आउट करना है। so surface area के लिए हमें रेडियस लगेगा,
सो देखो 8 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम एंड वन सिंगल ड्रॉपलेट का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि 8 ड्रॉपलेट से वन सिंगल ड्रॉपलेट बना है। सो देखो 8 इंटू वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और सिंगल ड्रॉपलेट का 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन छोटे ड्रॉपलेट की रेडियस स्मॉल आर होगी, बड़े ड्रॉपलेट की रेडियस कैपिटल आर होगी, ये याद रखना है। सो ये बाकी 4/3 पाई पाई कट हो गया, तो बचा क्या, 8 को हमने क्यूब के फॉर्म में लिखा, 8 इज नथिंग बट 2⁻³ आर क्यूब, और ये हमारा कैपिटल आर क्यूब। तो क्यूब रूट ले लिया तो r इज इक्वल टू 2r आ गया, r इज इक्वल टू 2r। देन चेंज इन अ सरफेस एरिया और चेंज इन अ एरिया, सरफेस एरिया में डिक्रीज इन अ सरफेस एरिया a1 माइनस a2। सो 8 ड्रॉप का एरिया माइनस वन सिंगल ड्रॉप का एरिया हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद इसमें सॉल्व किया इसको, 8 इंटू 4 32, 4r का वैल्यू हमने पुट किया 2r। सो ये आ गया 16, 32 माइनस 16, 16 पाई आर स्क्वायर। देन पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू पुट करके 2.011 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो सिंपली इस तरह से सॉल्व करके जाना है, स्टेप याद रखो क्योंकि समझाने के लिए बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इंडक्टर के ऊपर और ऑसिलेटर के ऊपर भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई LC। तो आपको L का वैल्यू दिया रहेगा, C का वैल्यू और R का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां हमारा देखो R का वैल्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, R का वैल्यू किसके लिए, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, हालांकि R का वैल्यू हमें काम का नहीं है। ओके, सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई √LC। सो देखो L का वैल्यू और C का वैल्यू पुट करना है, इसको सॉल्व करना है एंड देन फ्रीक्वेंसी को निकालना है। इस केस में फ्रीक्वेंसी आया 100.7। ठीक है, नेक्स्ट the difference between the two molar specific heat of gas is 9000 joule kg Kelvin. If the ratio of the specific heat is 1.5, calculate the two molar specific heat. तो हमारे पास Cp माइनस Cv दिया है 9000, Cp बाई Cv दिया है 1.5, और हमें Cp और Cv का वैल्यू निकालना है। तो दोनों रिलेशन को यूज करते हैं, तो पहले ये सेकेंड रिलेशन से हम निकालेंगे Cp इज इक्वल टू 1.5 Cv, ये हम पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1.5 CV माइनस 1 CV इज इक्वल टू 9000। सो 1.5 में से 1 CV गया, 0.5 CV इज इक्वल टू 9000, देयरफॉर CV इज इक्वल टू 18000। ये आ गया CV का वैल्यू, ये CV का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो CP इज इक्वल टू 9000 प्लस CV 18000 ऐड कर देंगे, तो ये होगा CP इज इक्वल टू 27000। तो यहां हमारे 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उसके सॉल्व हो चुके हैं। अब अगर आप इतना भी करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आ सकते, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा, नंबर्स इसके चेंज हो सकते हैं। बार बार हमने देखे न्यूमेरिकल में नंबर चेंज होते हैं लेकिन फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है, तो हमने आज 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 6 पेपर के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से वर्क करना, हमारी मेहनत आपकी मेहनत दोनों भी अच्छे से वर्क करे और आपको अच्छे मार्क्स आए, यही बोल के अपना लेक्चर में स्टॉप करता हूं। सो बाय बाय।